नमस्कार दोस्तों, तमामी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता को भी आज हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जितने भी जो मोस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको आज की ही क्लास में यानी इसी क्लास में हम वापस लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, जिससे जितने जो मोस्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी हमारे ध्यान में आ जाएंगे और जो क्लास है इसका रिविजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का विकास हुआ उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता ही नाम क्यों दिया गया। तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सभ्यता विकास में आई ना, इस संपूर्ण जानकारी या इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें वेदों या फिर वेदों से जुड़ा हुआ जो साहित्य है जैसे ब्राह्मण है इनसे मिलती है, जिस कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता नाम दिया गया। और साथ ही क्या है कि जो सामाजिक जीवन है इसका भी आधार वेद ही थे, यानी जो कर्म कांड थे या जो भी सामाजिक क्रियाकलाप थे वो वेदों पर निर्भर थे। इस कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो आर्य थे। इस समय में लिखे गए साहित्य को वैदिक साहित्य कहा जाता है, जिसमें वेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य, महाकाव्य और महापुराण आदि को शामिल किया जाता है। देखिए, जो वेद है, ब्राह्मण, आरण्य, ये सभी वैदिक साहित्य हैं। और हम जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक ऋग्वैदिक सभ्यता, दूसरी उत्तर वैदिक सभ्यता। हम ऋग्वैदिक सभ्यता को पूर्वकालिक वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, पूर्वकालिक वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक। जो साहित्य ऋग्वैदिक साहित्य या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के अंदर आएगा उसको हम उत्तर वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे, और जो साहित्य पूर्वकालिक ऋग्वैदिक सभ्यता में आएगा उसको हम इसमें ऋग्वैदिक सभ्यता में पढ़ लेंगे। यानी इस साहित्य को भी हम दो अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिससे हमारे लिए आसानी होगी। क्योंकि संपूर्ण साहित्य ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में एक ही जगह लिख दिया, नहीं। जो साहित्य है वो भी धीरे धीरे लिखा गया। हम भी इस साहित्य को जो दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिससे हमारे लिए पढ़ने में आसानी रहेगी। और वैदिक जो साहित्य है इसकी भाषा है, इसकी भाषा संस्कृत रही है। वैदिक साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी है? वैदिक साहित्य की भाषा संस्कृत है। और सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद को माना जाता है। देखिए, भारत ही नहीं, यूरोप में भी जो साहित्य है उसमें सबसे जो पुराना साहित्य है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है। भारत और यूरोप दोनों जगह पे जो सबसे प्राचीन साहित्य है वो कौन सा है? ऋग्वेद साहित्य है। अब भारत विशेषतः गंगा घाटी वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पतन हुआ और उसके पतन होने के बाद में आर्यों ने वैदिक सभ्यता का विकास किया। और इनका जो मुख्य जो जमाव बिंदु था वो था उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी था गंगा घाटी का क्षेत्र। इस कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। लोहे के प्रयोग की शुरुआत पुरातात्विक दृष्टि से इसी काल में अभिलिखित हुई है। पुरातात्विक दृष्टि से इसी काल में अभिलिखित हुई है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो इस बात पर एकमत नहीं है। विद्वान लोग ये नहीं मानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें लोहे का प्रयोग हो गया था, यानी प्रारंभ की जो वैदिक सभ्यता थी उसमें विद्वान लोग सन 800 ईसा पूर्व के आसपास इस लोहे के प्रयोग के बारे में एकमत हुए हैं। ये 800 ईसा पूर्व के लगभग वो मानते हैं, सभी विद्वान मानते हैं कि 800 ईसा पूर्व के लगभग लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। लेकिन पुरातात्विक दृष्टि से लोहे के प्रयोग की शुरुआत ऋग्वेद के ऋग्वेदिक जो सभ्यता है उसमें माना जाता है, लेकिन इस पर विद्वान एकमत नहीं हुए हैं। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी। देखिए, ऋग्वेदिक सभ्यता है इसका मूल आधार पशुचारण था, यानी यहाँ का जो आजीविका का जो साधन था वो पशुचारण था। कई जगह अगर आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए मिल सकता है कि कृषि, देखिए कृषि और पशुपालन दोनों अलग अलग हैं। जो ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था है उसका आधार कृषि नहीं था। यहाँ के लोग
पशुओं पर निर्भर थे। पशुओं के लिए ही जैसे युद्ध होते थे, या फिर जो पशुपालन था, इनसे पशुपालन के द्वारा ही वो अपनी संपूर्ण आजीविका को आगे बढ़ाते थे। क्या वेदों को विभिन्न उपनामों से जाना जाता है। सार्वभौम यानी जिनकी व्यापकता सर्वत्र है, यानी जो सभी जगह व्याप्त है, जो सभी जगह जिनकी मान्यता है, वो है सार्वभौम। दूसरा है अनंत, यानी जिनका कोई अंत नहीं है, वो भी क्या है, वेद है। और अपौरुष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेदों को अपौरुष भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ऋषि मुनि थे वो ये मानते थे कि जो वेद है वो किसी के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये स्वयं भगवान ने लिखे हैं। ठीक है, जिसलिए इसको अपौरुष से कहा जाता है। बाद में है नित्य, यानी जो शाश्वत है, जो हमेशा है, नित्य। अब अपौरुष से में एक बात आपको यह भी ध्यान में रखनी कि जो वेदों का ज्ञान है वो श्रुत रूप में दिया जाता था, नहीं गुरु शिष्य को सुनाता था। फिर जो शिष्य है वो भी कोई टाइम गुरु बनेगा और वह फिर अपने शिष्यों को सुनाएगा। इसलिए ये जो श्रुत साहित्य में इस्तेमाल किया गया है, जोड़ा गया है, श्रुत साहित्य में जोड़ा गया है। देखिए, जो ऋग्वेद है, इसके लिए आप बोलते हो कि ऋग्वेद तो लिखा हुआ है सर, नहीं, वे लिखा गया है, लेकिन बाद में इसकी जो ऋचाएँ थी इनको बाद में लिपिबद्ध किया गया, पहले लिपिबद्ध नहीं किया गया था। इनको प्रारंभ में ये श्रुत रूप में ही थे, जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को। इसलिए इनको अपौरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रारंभ से पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने सर्वप्रथम, इसलिए इनको अपौरुष भी बोलते। वेद शब्द संस्कृत की विद भाषा से बना है, सॉरी विद धातु से बना है। वेद शब्द संस्कृत की किस धातु से जुड़ा हुआ है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना व ज्ञान प्राप्त करना। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता है और इसका जो ज्ञान है वो मौखिक रूप से ही दिया जाता था, इसलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, ये जो हम ऋग्वेदिक जब सभ्यता पढ़ेंगे, पूर्वकालिक ऋग्वेदिक सभ्यता, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे विस्तार से। जैसे ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं या कितने सूक्त हैं, या फिर किस वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। हर वेद को पढ़ने वाले को अलग नाम से जाना जाता। तो ये सब हम विस्तार से डिस्कस करेंगे जब हम इस वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल है के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एक बात और ध्यान में रखनी है, प्रारंभ के 3 वेदों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रारंभ के जो 3 वेद थे इनको त्रयी कहा जाता था, त्रयी कहा जाता, त्रयी, इनको वेद त्रयी कहा जाता था। तो प्रारंभ के 3 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनको क्या कहते थे, वेद त्रयी। ऋग्वेदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल है, जिसमें क्रम कांडों की प्रधानता कम थी। यानी जो सामाजिक भेदभाव है, सामाजिक जो कर्म कांड है, ये प्रारंभिक ऋग्वेद काल में नहीं हुए थे, ये हुए थे उत्तर वैदिक काल में। और इसीलिए हम जो वैदिक सभ्यता है इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक पूर्वकालिक ऋग्वेद ऋग्वेदिक सभ्यता और दूसरी उत्तरकालीन या उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, दोनों में क्या है कि सामाजिक अंतर आ गया था। सामाजिक जो बुराइयां हैं वो ज़्यादातर है ना उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई, इसलिए हम इसको अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, और इसी आधार पर हम पढ़ेंगे। देखिए, ऋग्वेदिक जो सभ्यता है ये 1500 से 1000 ईस्वा पूर्व, और फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। तुमने जितना पढ़ा इससे जुड़े क्वेश्चंस हैं, ये जो पढ़ा है ना, इसी में इस कभी के जो क्वेश्चंस हैं, कभी के आंसर इसी में है।
सभ्यता के पश्चात किस सभ्यता का विकास हुआ? ये वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। पे लिखने में गलती हो गई, चार के नाम चारों वेदों के नाम बता। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रारंभ के तीन वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ये वैदिक सभ्यता के संस्थापक ये थे। वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक संस्कृति को दो भागों में, सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक सभ्यता का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा। वैदिक सभ्यता का पालन घाटी को कहा जाता है। एक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः इस पर आधारित थी, उच्चारण पर आधारित थी। पुरुष के नाम से वैदिक सभ्यता में किसे जाना जाता है? वेदों को जाना जाता है। वेद शब्द में मूल धातु क्या है? वेद शब्द है जो संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, जानना। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए।